ये आप देख सकते हैं कि सिंपल कम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं कि इनपुट आई और उसी पे प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट आ जाती है कि डिपेंड्स ओनली ऑन करंट इनपुट। सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, ये कम्बिनेशन सर्किट के साथ साथ एक मेमोरी एलिमेंट भी होता है और डिपेंड्स ऑन करंट इनपुट एंड फीडबैक और द मेमोरी सेक्शन। तो ये हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हैं चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको क्विकली गुजार रहा हूँ। अब इसकी सीक्वेंशियल सर्किट्स की टाइप्स हैं, सिंक्रोनस होती हैं और एसिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस होती हैं डिपेंड ऑन क्लॉक एजेस पर, और एसिंक्रोनस क्या होते हैं, डजंट डिपेंड ऑन क्लॉक सिग्नल। सिंक्रोनस की जो एग्जांपल है वो फ्लिप फ्लॉप है और गिवन आउटपुट और इट वर्क्स ऑन द एज ऑफ द क्लॉक। ठीक हो गया। तो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होती है या गिव आउटपुट, ये अपनी जो आउटपुट हैं वो देते हैं कब, जब जो है वो क्लॉक का एज आता है। अगर तो वो पॉजिटिव एज के ऊपर काम करते हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एज के आने से ये काम करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको गो थ्रू करेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप एजेस पे काम करते हैं, सिंक्रोनस है। लैचेस जो होती हैं वो स्टेट ट्रिगर्ड होती हैं। स्टेट मींस लेवल, इनको लेवल भी कहते हैं, लेवल ट्रिगर्ड या स्टेट ट्रिगर्ड। इट चेंजेस इट्स वैल्यूज ऑन लेवल्स, लेवल 0 या 1 होते हैं जी। ओके क्लास, अब हम चलते हैं जी अपने एक और टॉपिक की तरफ। जी क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल सर्किट्स में लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स में से जो लैच का आज का टॉपिक है, उस लैच के टॉपिक को आज हम क्लियर करना चाहेंगे और हम देखेंगे कि कितनी किस्म की लैचेस होती हैं, क्या क्या इनका ऑपरेशन होता है, फंक्शन, और कैसे ये वर्क करती हैं। तो क्लास सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं। साथ में बाद में करूंगा यार ये ब्रीफ जो है ना प्रोजेक्ट को। अभी आप लोग बताएं कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं। जी उसामा, बिल्कुल ठीक बताएं आपने। जी हमजा, वेरी गुड। अजलान, नहीं जी, अजलान एवन थोड़ा सा जरा करेक्शन करें। अफनान बिल्कुल ठीक। रजा गुड। ओके जी, हमारे पास जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं वो होते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। अब यूनिवर्सलिटी जब हमने पढ़ी तो हमने कहा था कि यूनिवर्सलिटी जो क्लेम होती है ना वो इस बेस पर होती है कि यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट होते हैं जो कि उन गेट्स के थ्रू हम कोई भी और अगर गेट होगा तो उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया जा सकता है। तो ऐसे गेट्स जो अपने अलावा बाकी तमाम गेट्स की भी फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर सकें, ऐसे गेट्स को कहते हैं यूनिवर्सल गेट। और नैंड गेट एक यूनिवर्सल है। इसका मतलब यह है कि नैंड गेट को यूज करते हुए तमाम के तमाम सर्किट्स बनाए जा सकते हैं। अभी तक क्योंकि हमने कम्बिनेशन सर्किट्स पढ़े थे तो अब तक हमारा जो क्लेम था वो सिर्फ और सिर्फ कम्बिनेशन सर्किट्स तक ही था कि हमारे पास जो कम्बिनेशन सर्किट्स हैं वो तमाम के तमाम अगर नैंड गेट बना देते हैं तो नैंड गेट यूनिवर्सल है। इसी तरीके से हमने कम्बिनेशन सर्किट्स ही पढ़े थे तो हमने कहा था कि अगर नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है तो यूनिवर्सलिटी को प्रूव करने के लिए इस नॉर गेट के थ्रू बाकी तमाम गेट्स की फंक्शनलिटी भी डिफाइन हो जानी चाहिए। तो नैंड और नॉर अगर यूनिवर्सल है तो उनसे तमाम सर्किट्स बन जाने चाहिए। अब आप लोगों ने क्लास सर्किट्स पढ़े हैं, सर्किट्स कितनी किस्म के, कितनी किस्म के सर्किट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जी कौन कौन से होंगे? जी बिल्कुल जी, सिक्वेंशियल एंड कम्बिनेशनल, वेरी गुड। अच्छा, अगर सिक्वेंशियल और कम्बिनेशनल है तो यूनिवर्सल गेट के लिए अब क्राइटेरिया बढ़ गया है। जैसे जैसे हमने सबसे पहले सिंपल गेट्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि यूनिवर्सल गेट्स वो होंगे जो जिनसे एंड और नॉट गेट बन जाए। फिर हमने स्पेशल गेट्स पढ़े, हमने कहा नहीं जी यूनिवर्सल गेट ऐसे हैं जो एंड और नॉट के अलावा स्पेशल गेट एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर भी बना सके। फिर हमने कम्बिनेशन सर्किट्स पढ़े तो हमने कहा जी नहीं जी नैंड और नॉर अगर यूनिवर्सल हैं तो उनसे कम्बिनेशन सर्किट्स भी बनने चाहिए। अब हमारे पास आ गया सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो
यूनिवर्सलिटी को प्रूव करने के लिए यूनिवर्सल गेट्स वो होंगे कि जिनके थ्रू हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स भी बन सके, तो हम कहेंगे कि यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ जब सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं, तो सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास फर्दर दो किस्म के सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं और एक एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं। अब सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स की एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप है और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स की एग्जांपल लैचेस हैं। अब फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो क्लॉक पल्स के एजेस पे ट्रिगर करते हैं, लेकिन जो लैचेस होती हैं वो लेवल ट्रिगर्ड होती हैं। अच्छा, फिर हमने बहुत ही जेनेरिक सी एक बात कर दी थी कि जो लैचेस होती हैं वो क्लॉक पल्स पर डिपेंड नहीं करती, जबकि फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो क्लॉक पल्स पर डिपेंड करते हैं। तो आज जो क्लास हमने पढ़ना है उसका सबसे पहले हमें एक चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि नैंड गेट बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले तो हमें नैंड गेट को डिफाइन करना है जी। और नैंड गेट को डिफाइन करने के लिए हम फॉर एग्जांपल एक्स वाई और ये आउटपुट फंक्शन हम क्यू लिख देते हैं, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आर एस एंड आउटपुट को हम कह देते हैं क्यू। ओके जी, हम कहते हैं कि हमारे पास या तो ये 0 0 होगा, या ये 0 1 होगा, या फिर ये 1 और 0 होगा, और या फिर ये 1 और 1 होगा। जी क्लास, सबसे पहले तो मैं इस क्यू ऑफ एंड करता हूँ कि अगर ये एंड है तो। अच्छा, फिर हम इस क्यू ही को ओके जी, हम इसको फिर नैंड का देखेंगे। अब एंड गेट क्या कहता है? एंड गेट ये कहता है कि जब तक तमाम इनपुट्स हाई नहीं होंगी तो आउटपुट हाई नहीं होती। इसका मतलब है दिस इज 0 0 0 एंड 1। अब नैंड गेट क्या होगा? इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जी क्लास, ये समझ आइए जी ट्रुथ टेबल की, आप लोग फेमिलियर है ट्रुथ टेबल से, ये बात क्लियर है जी? ओके जी, अब अगर मैं इसमें से सिंपल अब नैंड गेट देख लूं, ओके जी, ये मेरे पास नैंड गेट रह गया। अब अगर हम नैंड गेट को गौर से देखें तो क्लास हम ये कह सकते हैं कि नैंड गेट की आउटपुट 1 है अगर कोई एक इनपुट भी 0 है। क्या बात ठीक है? अगर हम गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि नैंड गेट एक ऐसा गेट होता है कि जिसकी कोई एक इनपुट भी अगर 0 है तो आउटपुट 1 है, और अगर कोई इनपुट भी 0 नहीं है, यानी कि लास्ट वाली इनपुट देखें दोनों 1 1 है, इसमें कोई 0 नहीं है, तो आउटपुट 0 है। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि नैंड गेट जो है क्लास, याकूब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में आकर ना बता दें। नैंड गेट को मैं कह सकता हूँ नैंड गेट इज जीरो डिपेंडेंट गेट, यानी कि ये जीरो पे डिपेंड करता है जैसे ही कोई इनपुट। ओके, इट्स ओके। अच्छा, अगर जैसे ही कोई इनपुट 0 होती है तो 0 के आते ही उसकी आउटपुट 1 हो जाती है। इस लाइन की समझ आ गई कि नैंड गेट इज अ जीरो डिपेंडेंट गेट। जी क्लास, पार्टिसिपेट करें जरा क्विकली। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, अगर इसकी समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि मैं अब इसी गेट को इस तरह से भी बना सकता हूँ। जी क्लास,
Let's suppose this is R S Q of NAND. ओके जी, अगर कोई एक इनपुट जीरो हो गई है तो दूसरी इनपुट को चेक करने की जरूरत है? हमने तो ये कहा ना जीरो डिपेंडेंट, और कोई एक भी अगर जीरो होगी तो आउटपुट ने फौरन वन हो जाना है। इसका मतलब है अगर कोई एक इनपुट हो जाती है तो दूसरी जो है उसको मैं ये लिख सकता हूं, यार ये बुलेट इसमें से ना डालना पड़ेगा। चलें, ये देखें, इसका मतलब है कि अगर एक इनपुट जीरो होगी तो दूसरी कुछ भी हो इसकी आउटपुट फिक्स वन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से ये जीरो अब यहीं पर आ गया, इस लाइन को लिखने लगा हूं मैं क्लास, इस लाइन को, ठीक है। इसको अगर ये आर जीरो है तो एस चाहे वन हो या ना हो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है जी क्लास। ये देखें आउटपुट में क्या हो जाना है वन, और अगर अब ये वाली इनपुट जीरो हो गई है तो ये वाली इनपुट फिर कुछ भी हो जाए हमारी जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी वन। और अगर दोनों ही आपके पास इनपुट जीरो है तो आउटपुट, दोनों ही इनपुट अगर वन है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा जी। क्लास इस टेबल की समझ आइए? अच्छा क्या हो गया, ओके याकूब, इट्स ओके। ओके क्लास, अगर ये समझ आ गई है ना तो अब आप लोगों ने एक बात तो बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेनी है कि आपने दो अगर इनपुट हैं, एक इनपुट आर है और एक इनपुट एस है, उन दोनों इनपुट में से अगर कोई इनपुट भी जीरो है तो आपने दूसरी इनपुट को देखे बगैर ही उसकी आउटपुट वन डिक्लेयर कर देनी है अगर वो नैंड गेट से बनी हुई है। बात समझ आइए जिस बात की, कि अगर आपके पास नैंड गेट से कोई लैच या फ्लिप फ्लॉप बनाना है, अगर हमने आगे जाके बनाएंगे, तो आपने आंखें बंद करके ये चेक करना है कि किसी नैंड गेट की एक इनपुट अगर जीरो है तो आपने फौरन से आंखें बंद करके उसी नैंड गेट की जो आउटपुट है उसको वन कर देना है। ओके जी, अब आ जाते हैं नैंड गेट के ऊपर। जी क्लास, ये नैंड गेट है, आपके पास दो इनपुट्स हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि एक तो ये करंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है, और दूसरा फीडबैक आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आउटपुट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अब जरा हम
ओके जी क्लास। जी क्लास, इस चीज की समझ आइए कि आउटपुट इनपुट पर आ गई है, इसे कहते हैं क्रॉस कपलिंग। क्रॉस कपलिंग, ठीक है। क्रॉस कपलिंग का मतलब ये होता है कि दूसरे गेट की आउटपुट पहले की इनपुट बन जाएगी और पहले गेट की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाएगी। और हमने सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर यही बात समझी थी कि हमारे पास जो आउटपुट होती है वो वापस इनपुट पर आ रही होती है। लेकिन कौन सी आउटपुट आ रही होती है, वो क्या होगा कि जो दूसरे गेट की आउटपुट होगी वो पहले गेट की इनपुट पे आ रही होगी, और जो पहले गेट की आउटपुट होगी वो दूसरे गेट की इनपुट बन रही होगी। ये बात समझ आइए जी। इस तरीके से क्रॉस करके अब ये जो आउटपुट है ये नीचे वाले गेट की इनपुट बन जाएगी। जी क्लास, इज इट क्लियर? जी हमाद, मैंने कहा कि हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब आउटपुट पर डिपेंड क्या करता है कि आउटपुट इनपुट पर आ रही होती है। तो आउटपुट का इनपुट पर आने का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो गेट लगे होते हैं, तो दूसरे गेट की आउटपुट पहले की इनपुट पे आती है और पहले गेट की आउटपुट दूसरे की इनपुट पर आती है। इस तरीके से आउटपुट इनपुट की तरफ आ रही होती है। और ये डायग्राम बनाने का मकसद आप लोगों के सामने क्लास ये है ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि डायग्राम बनानी कैसे है। वरना मैं इसको पेज पे भी बना के ला सकता था, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था अभी। ओके जी क्लास, अब हमारे पास दो इनपुट्स हैं। एक इनपुट ये है जी, एक इनपुट ये। इस इनपुट का फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ आर, और इस इनपुट को मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल एस। इस आउटपुट को नाम दे देता हूँ, अभी देखते हैं, आफ्ताब अहमद, अभी बताता हूँ, क्यू। और इस आउटपुट को नाम देता हूँ क्यू डैश। ओके जी, अब हमारे पास आउटपुट होती क्या है, ठीक है। अब आउटपुट क्या होंगी, आर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जो 0 है, और एस इज इक्वल टू मैं कहता हूँ जी 1 है। जी क्लास, आप मुझे बताएं अब क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी आप, आर से या एस से? ओके, अगर आर 0 है तो यहां पर क्या आएगा, इस गेट की फौरन आउटपुट जो बनेगी यहाँ पर, बिल्कुल जी 1 बन जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। और ये 1 आउटपुट जो है ये फीडबैक होकर के कहाँ जा रही है, सेकंड गेट में जा रही है, ठीक हो गया। यानी कि यहां पर आ रही है। आप समझ लें ये नीचे वाली उस पर आ रही है, ठीक है। ओके जी, ये नीचे वाली इनपुट पर आ रही है।
अच्छा, अब अगर ये अब 1 है और ये भी ऊपर भी 1 है तो 1 1 एंड गेट करता है 1, लेकिन नैंड गेट है तो 1 1 इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी 0। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें तो ये जो 1 आया है ये बेसिकली q इज इक्वल टू 1 हुआ है, और q डैश क्या होगा, ऑब्वियसली जो q डैश होता है वो q के ऑपोजिट होता है। q अगर 1 है तो q डैश 0 होगा, q डैश अगर 1 है तो q 0 होगा। ओके जी क्लास, अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास R 0 है और S 1 है, यानी कि रीसेट, मैं इसको कह सकता हूं R इज रीसेट एंड S इज सेट। ठीक है, अगर सेट का सिग्नल हाई है तो नैंड गेट के अंदर हाई वाला सिग्नल, सेट वाला सिग्नल ही आपके आउटपुट पर आ गया है। अगर आप गौर करें क्लास, तो जैसे ही R 0 है और S 1 है तो उस सिनेरियो के अंदर आपके पास सेट ही आपने दिया था इनपुट, तो आपका आउटपुट भी क्या आ गई है, सेट आउटपुट आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ साथ अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाना स्टार्ट कर दूं इसका, तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, आर एस क्यू, और फॉर एग्जांपल ये हमने डिफरेंट, जी आर एस एंड क्यू, हमने देखा कि अगर हमारे पास रीसेट का सिग्नल 0 है, सेट का सिग्नल हाई है, तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आई है, हाई आई है। ओके जी, अब हम एक काम करते हैं, जस्ट 1 मिनट। अब हम एक काम करते हैं कि इसको भी 1 देते हैं और इसको भी 1 देते हैं, दोनों पे अब हम 1 1 का सिग्नल देते हैं। अच्छा क्लास, अब यहां पर मैंने 1 किया है, यहां पर 1 किया, ठीक है, और ये ऑलरेडी ही 1 था। अब आप लोगों ने एक चीज तो जो है ना गौर करनी है, यहाँ पर ये 0 आ गया था। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये तो फीडबैक वैल्यू तो यही रहेगी ना, यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 ही रहेगा, ये तो फीडबैक वैल्यू है ना, इनपुट चेंज कर रहा हूँ तो इनपुट चेंज करने से अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू चेंज होगी मेरी, तो ये तो फीडबैक होकर इस इनपुट पर आ रही है, ये भी फीडबैक होकर इस इनपुट पर आ रही है, तो यहाँ पर ये 0 रहेगा, यहाँ पर ये 1 ही रहेगा। इज इट क्लियर जी? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो अब आप ये देखें कि अब यहाँ पर मैंने 1 किया, ये ऊपर वाली वैल्यू 1 है और नीचे वाली भी वैल्यू 1 है, तो अब इन चारों में से बताएं कौन सी वैल्यू इनपुट 0 है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में 0 है? चार इनपुट है ना, यहाँ पर 1 है, ये 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो आप अगर गौर करें तो ये अपर वैल्यू ये 0 है, ये जो नीचे वाले गेट की आउटपुट 0 थी वो फीडबैक होकर के जो आई है ये 0 है, इस 0 की वजह से आउटपुट फिर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, और क्यू डैश आपके पास क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा। तो आपने देखा कि 1 1 देने से मेरे पास जो आउटपुट थी वो होल्ड रही। क्लास ये बड़ा इंपॉर्टेंट जरा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने जो आपको समझाना है कि 1 1 इनपुट दे देने से जो प्रीवियस आउटपुट थी वही आउटपुट सर्किट के अंदर रही। ये बात समझ में आई है जी, कि पहले आउटपुट 1 थी, मैंने इनपुट चेंज की, हालांकि 1 1 का मैंने पेयर दिया, लेकिन 1 1 के पेयर देने के बावजूद मेरे पास जो आउटपुट Q की 1 थी वो 1 ही रही और Q डैश जो 0 थी वो 0 ही रही। इसका मतलब यह है कि डाटा को होल्ड करना इज कॉल्ड अ मेमोरी। तो इसका मतलब है 1 1 जब मैं नैंड गेट की इस तरह से प्रॉपर्टी बनाता हूं, ये जो हमारे पास ये बनी पड़ी है दो गेट के थ्रू, तो इस तरीके के अंदर नैंड गेट की इनपुट पर जब 1 1 आता है तो वो नैंड गेट एज अ मेमोरी काम करता है, और नैंड गेट की एज अ मेमोरी काम करने की वजह से इसको हम मेमोरी डिवाइस कहते हैं। और क्योंकि इसके अंदर क्लॉक सिग्नल नहीं है इसलिए ये एसिंक्रोनस सर्किट है और ये बेसिकली एक लैच है। बात समझ में आई है जी? ये एक लैच है। तो ये लैच क्या होती है, मेमोरी डिवाइस होती है, और मेमोरी डिवाइस का मतलब ये होता है डाटा को स्टोर करना। अब डाटा को स्टोर करके मैंने आपको दिखा दिया कैसे स्टोर किया उसने, कि कोई भी अगर डाटा है वो सर्किट के अंदर होल्ड रहे, चेंज ना हो,
तो उसको हम कहते हैं कि होल्ड कर लेना डाटा को, इज कॉल्ड स्टोर कर लेना डाटा को, मेमोरी वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना। तो हमने देखा कि जब r 0 था और s 1 था तो उस वक्त q की वैल्यू 1 थी और q डैश की वैल्यू 0 थी। लेकिन जब इनपुट पर डाटा चेंज हुआ और ये डाटा 1 1 कर दिया तो उसके बावजूद हमारे पास जो आउटपुट है वो वही रही जो पहले आउटपुट थी। इसका मतलब है कि पहले वाली आउटपुट को होल्ड करके रखा आपने, और पहले वाली आउटपुट को होल्ड करना इज कॉल्ड अ मेमोरी सिनेरियो। ठीक है, तो ये मेमोरी वाला जो काम है ये परफॉर्म हुआ है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नैंड गेट के थ्रू जो लैच बनती है आर एस लैच, इसकी इनपुट का नाम एक आर है, दूसरे का नाम एस है, और इसको इनपुट की वजह से ही हम क्या देते हैं, दिस इज आर एस लैच। और आर एस लैच में 1 1 का मतलब होता है कि दिस इज अ मेमोरी पोर्शन, लेकिन ये नैंड गेट की बात हो रही है। नहीं जी, मेमोरी पोर्शन मैंने कहा था कि सिक्वेंशियल सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें मेमोरी होती है, तमाम सिक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी होती है। एक बात, अब वो जो मेमोरी होती है वो दो तरह से होते हैं, या सिंक्रोनस होते हैं या एसिंक्रोनस होते हैं। सिंक्रोनस वाले अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मेमोरी सिंक्रोनस जो मेमोरी होती है वो अपना जो ऑपरेशन होता है वो क्लॉक सिग्नल के होने पर परफॉर्म करते हैं, लेकिन एसिंक्रोनस बगैर क्लॉक सिग्नल के काम करते हैं। तो जो लैचेस है वो विदाउट मेमोरी नहीं, क्लॉक विदाउट क्लॉक होती है। ठीक है, मेमोरी तो कंपलसरी है, मेमोरी तो बेसिक हमारे पास फिनोमिना है कि मेमोरी होगी तो वो सिक्वेंशियल सर्किट है, अगर मेमोरी नहीं होगी तो फिर तो कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो सिक्वेंशियल सर्किट होने की सबसे मेन वजह क्या है कि वो सर्किट में मेमोरी हो, और वो मेमोरी दो तरह से हो सकती है, या वो लैच हो सकती है या वो फ्लिप फ्लॉप हो सकती है। अगर वो फ्लिप फ्लॉप है तो फिर वो क्लॉक सिग्नल एक अलग से एक क्लॉक सिग्नल आएगा। अभी दो सिग्नल है हमारे पास, आर और एस सिग्नल। अगर फ्लिप फ्लॉप होता तो आर और एस सिग्नल के अलावा एक और सिग्नल होता जिसको हम क्लॉक सिग्नल कह रहे होते, लेकिन ये क्योंकि फ्लिप फ्लॉप नहीं है, ये लैच है, तो लैच मेमोरी डिवाइस होती है, लेकिन वो क्या होता है कि उसके अंदर क्लॉक सिग्नल नहीं होता। क्लास ये देखें जरा, आपको ये लास्ट लेक्चर में आपको दिखा दूं, आपका ये देखें जरा, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, क्लॉक इंडिपेंडेंट या क्लॉक डिपेंडेंट। जो क्लॉक डिपेंडेंट होते हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, जो क्लॉक इंडिपेंडेंट होते हैं वो स्टेट ट्रिगर्ड होते हैं, और उनको एसिंक्रोनस कहते हैं। और सिक्वेंशियल सर्किट की एग्जांपल क्या है, लैच। और लैच क्या है, 1 बिट स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब दिस इज अ मेमोरी, लैच भी मेमोरी है और फ्लिप फ्लॉप भी मेमोरी है। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, आई होप सो जी आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, कहाँ है, ये देखें क्लास। अच्छा, अब हम इसको रीसेट कर दिया हमने, ठीक है। अब रीसेट कर देने के बाद मैं फॉर एग्जांपल इसको 1 ही रखता हूं, ठीक है, और इसको अब मैं 0 कर देता हूं क्लास, ठीक है। अब आप ये समझे कि अब आपके पास जो है, जी क्लास, अब मुझे बताएं कहां से स्टार्ट करेंगे, अपर नैंड गेट से या लोअर नैंड गेट से। मोहम्मद उसामा होर से देखें जरा। जी ताबिश एंड रजा, ठीक हो। रजा आप क्या करें, रिपीट कीजिए, करिएगा। क्या रिपीट कर दूं बच्चा, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा दिया, उसमें से जो रिपीट करवाना है वो बताएं जरा। मैंने ये पूछा है कि अब आर की इनपुट 1 है और एस की इनपुट 0 है, तो मुझे ये बताएं कि मैंने कहां से स्टार्ट लेना है, अब अपर नैंड गेट से या लोअर नैंड गेट से। जी लोअर से लेंगे, लोअर से लेंगे। और अगर लोअर से लेंगे तो लोअर नैंड गेट की आउटपुट क्या हो जाएगी जी,
लोअर नैंड गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी, और अगर लोअर 1 हो जाएगी तो अपर की आउटपुट क्या हो जाएगी जी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास आर 1 हो और एस हमारे पास 0 हो तो हमारे पास आउटपुट क्या होती है? 0। इसका मतलब ये हुआ रीसेट का सिग्नल हमारे पास हाई हुआ तो उसने रीसेट कर दिया आउटपुट को, और 0 आउटपुट का होना मीन्स के रीसेट हो गया आउटपुट। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये जो पहले वाला काम है, इस काम को मैं कह सकता हूं दिस इज सेट कंडीशन। आउटपुट 1 है और इसने होल्ड किया है, तो ये मेमोरी वाला पोर्शन है, ये मेमोरी का बिहेवियर शो हुआ 1 1 पे, और यहां पर रीसेट वाला काम हुआ क्लास। जी ये समझ आ गई है? ट्रूथ टेबल में मैंने जो एडिटिंग की है कि जब आर की वैल्यू 0 थी और एस की वैल्यू 1 थी तो आपके पास आउटपुट 1 थी, तो मैंने कहा कि ये सेट है। ठीक है, ये सेट वाली कंडीशन है। और 1 1 जब इनपुट होगी, दोनों अगर वैल्यू 1 1 हो जाएगी तो फिर जो प्रीवियस आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट ही आपकी करंट आउटपुट बन जाएगी, और ये एक मेमोरी वाला काम हुआ। ठीक है, प्रीवियस स्टेट या मेमोरी वाला पोर्शन या होल्ड स्टेट। ठीक है, और फिर जब आपके पास आर का सिग्नल 1 है और एस का 0 है तो ये रीसेट हो गया। अगर मैं इसके बाद क्लास फिर दोबारा से 1 और 1 दे दूं तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी जी? बताएं जरा, रजा जरा गौर से देखें। 1 1 का मतलब क्या है जरा देखिए, ऊपर फ्लिप ऊपर टेबल में देखें। 1 1 का मतलब जी रजा सही बता रहे हो अब। 1 1 का मतलब ये है कि मेमोरी, और मेमोरी का मतलब ये है कि जो प्रीवियस स्टेट है वही आउटपुट रहेगी, और प्रीवियस स्टेट 0 है तो यहाँ पर आउटपुट भी 0 रहेगी। इसका मतलब है अगेन मेमोरी, इसको मेमोरी भी कह सकते हैं, इसको होल्ड स्टेट भी कह सकते हैं, इसको प्रीवियस स्टेट भी कहा जा सकता है जी। ठीक है, मेमोरी, होल्ड स्टेट या प्रीवियस स्टेट। नहीं जी, हमेशा याद रखिएगा कि रीसेट वो तो फिर रीसेट कंडीशन पे होगा ना, कि जब आप सर्किट को स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली तो उसको हम फिर रीसेट लेंगे ना, कि 0 0 सब कुछ है उसामा। इनिशियली तो फिर हम उसको 0 0 समझेंगे ना, क्योंकि 1 1 के ऊपर तो उसने हमेशा मेमोरी को शो करना है। ओके जी, अब आ जाता है 0 0 जी। जी क्लास आप मुझे बताएं, जब दोनों ही 0 है तो फिर क्या होगा? हमने तो कहा कि जिसकी एक इनपुट भी 0 हो उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? अगर किसी गेट की एक इनपुट भी 0 है तो उसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। अब आर भी 0 और एस भी 0 है, अपर गेट भी 1 और लोअर गेट भी 1, दोनों आउटपुट 1 देगा। फिर इस सिनेरियो में दोनों ही 1 होंगे ना फिर, यस और नो? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा हूं कि क्यू और क्यू डैश में क्या फर्क है, कि आउटपुट क्यू और आउटपुट क्यू डैश जो है इसमें क्लास मुझे फर्क बताएं जरा। दोनों अपोजिट है जी। मतलब ये कि क्यू जो हमारे पास आउटपुट है, उस आउटपुट पर अगर नॉट गेट लगा दिया जाए तो क्यू डैश बन जाता है। यस, क्यू आउटपुट पर अगर मैं नॉट गेट लगा दूं तो मेरे पास क्यू डैश बन जाएगा जी। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि क्यू और क्यू डैश दोनों ही सेम आउटपुट देना शुरू कर दें? इज इट पॉसिबल कि क्यू की आउटपुट अगर 1 है तो मैं नॉट गेट लगाऊं तो भी वो 1 ही रहे? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दोनों 0 0 इनपुट दे दूं तो दोनों ही आउटपुट 1 1 आ रही है, इसका मतलब ये इलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रोहिबिटेड स्टेट।
इसका मतलब ये है कि ये लैच जो है ये इस पे काम नहीं करती, ये वाली इनपुट हम नहीं दे सकते, ये इसकी बाउंड्री लाइन है, ये लिमिटेशन है इसकी। ये सिर्फ अब आर और एस है ना, दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के चार पेयर हो सकते हैं, 000111 1011, लेकिन ये इन चार पेयर में से सिर्फ तीन पेयर पे काम करती है लैच। चौथा पेयर जो है वो इसके ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते हम, वो यहाँ पर ऑपरेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 01 10 और 11 इसके ऊपर ऑपरेट करेगी, 00 के ऊपर नैंड गेट की आर एस लैच ऑपरेट नहीं करती। इज इट क्लियर? ओके जी, अब आ जाते हैं नॉर गेट के ऊपर क्लास। अब नॉर गेट का अगर टेबल लें, उसामा 11 के ऊपर जो प्रीवियस आउटपुट होगी, अगर प्रीवियस आउटपुट 0 है तो ये 0 देगा, अगर प्रीवियस आउटपुट 1 है तो ये 1 देगा। इसको कोई चक्कर नहीं है कि वो 0 या 1 का, इसको इसका कोई सीन नहीं होता। 1 1 का मतलब मेमोरी है बस, और मेमोरी का मतलब जो भी प्रीवियस आउटपुट है फिर वो रहेगी। नैंड गेट की बात कर रहा हूँ, बार बार मैं बात कर रहा हूँ नैंड गेट की, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें आर एस या एस आर, जो भी आपने करना है। अब ये क्यू है नॉर का, और नॉर है और गेट का ऑपोजिट। जी, और गेट ये कहता था कि कोई एक इनपुट भी 1 तो आउटपुट 1, तो नॉर क्या कहेगा, कोई एक इनपुट भी 1 तो आउटपुट 0। तो इसका मतलब नॉर गेट की जो आउटपुट है वो ये होंगी। अब मुझे ये बताएं कि नॉर गेट आपको ट्रूथ टेबल से देख के क्या लग रहा है, डिपेंडेंट 1 या डिपेंडेंट 0? अदनान, खालिद, जरा गौर से देखें। फिजा, जरा देखें, जरा दोबारा देखें जरा गौर से। नॉर गेट में कोई एक इनपुट भी अगर 1 है तो आउटपुट 0 है। जब आउटपुट आप डिफाइन कर दें कि यार अगर ऐसा सीन है तो फौरन से आउटपुट आपके पास फिक्स हो गई है, तो उस सीन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर सीन चेक करें, हमने कहा कि कोई एक इनपुट भी अगर 1 है तो आउटपुट फौरन 0 हो जानी है इसकी। तो इसका मतलब है कि हमने इसकी एक इनपुट को देखना है, अगर वो इनपुट 1 है ना तो हमने दूसरी इनपुट को देखना ही नहीं है, और हमने इसकी आउटपुट क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। इसका मतलब है ये क्या है, डिपेंडेंट अपॉन 1। ओके, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ 1। अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो आउटपुट इसकी क्या हो जाएगी, फौरन 0 हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि स्टार्ट कहां से करेंगे, अगर दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट 0 हो और दूसरी 1 हो तो स्टार्ट कहां से करेंगे? जी उसामा, मुइज, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, सब वेरी गुड जी। 1 से स्टार्ट करेंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं जी नॉर गेट पर। दिस इज कॉल्ड नॉर गेट क्लास, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं वैसे ही।
ओके जी, जी आप लोग भी साथ साथ ड्रा करते रहें ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। लें जी, फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट है हमारे पास आर, और ये इनपुट हमारे पास है जी एस। बल्कि जी विजिबल है ना स्क्रीन क्लास? ओके जी, तो आउटपुट का नाम सेम जी वही क्यू, और इसको हम दे देंगे क्यू डैश। ओके क्लास, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू 1 हो जाए और एस की वैल्यू 0 हो जाए, अब क्या बताएं जी क्लास, आउटपुट क्या आएगी? 1 होते ही आउटपुट है, हम क्या कर देंगे इसकी फौरन से 0 कर देंगे, और ये 0 होते ही ये फौरन से 1 हो जाएगी। ओके जी, अब क्लास इसकी ये 0 करते हैं और ये भी 0 करते हैं जी क्लास। अगर आप अब गौर करेंगे तो यहाँ पर ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, और ये फीडबैक 0 यहाँ पर आ रहा है, और ये फीडबैक 1 क्यू डैश वाला ये बी पर आ रहा है, ऊपर वाले बी पर आ रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे जी, अपर से या लोअर से? इसी सिनेरियो को देखें, और इस सिनेरियो के अंदर आप गौर करें कि जो ऊपर गेट की जो आउटपुट Q0 है वो नीचे वाले नॉर गेट की पहली इनपुट बनेगी 0, तो नीचे दोनों इनपुट 0 0 हो जाएंगी, और नीचे वाले Q डैश की जो आउटपुट 1 है ये फीडबैक होकर ऊपर वाले नॉर गेट की दूसरी इनपुट बनेगी 1, और ऊपर एक इनपुट 0 है और एक इनपुट 1 है, तो जैसे ही 1 देखेंगे तो ऊपर वाला गेट दोबारा से क्या कर देगा उसको, जी दोबारा से क्या होगा जी, 0 कर देगा इसको, और ये 1 वाला 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर गेट के अंदर 0 0, देखिए नैंड के अंदर 0 0 प्रोहिबिटेड स्टेट थी, और 1 1 जो थी वो मेमोरी वाला पोर्शन था, लेकिन नॉर गेट के अंदर 0 0 मेमोरी स्टेट है हमारे पास। ये जरा जहन में रखिएगा, अगर आपके पास नॉर गेट का बेसिक आइडिया है तो फिर आप नॉर गेट की लैच बाय यूजिंग योर कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर सकते हैं जी। क्लियर है जी ये बात क्लास? कि 0 0, अब आप ट्रूथ टेबल खुद ही बनाते रहे इसका, ठीक है? आर को 1 रखें, फिर एस को 0 रखें, तो आउटपुट आप 0 करके अब इस स्टेट को कहेंगे आप रीसेट कंडीशन, पहले वाली कंडीशन को, फिर आप 0 0 लिखेंगे, फिर जो पहले वाली आउटपुट है वही आउटपुट बन रही है तो इसको आप लिखेंगे मेमोरी स्टेट, होल्ड स्टेट या मेमोरी स्टेट। अब आप बिल्कुल क्लियर कर दें, अब आप समझें कि जी दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अब आप कहां से स्टार्ट करेंगे क्लास, आर से या एस से? थर्ड इनपुट देखें जरा, थर्ड इनपुट आर 0 है और एस 1 है, तो ऑब्वियसली आप एस से स्टार्ट करेंगे। जब एस से स्टार्ट करेंगे तो इसकी आउटपुट फौरन क्या हो जाएगी, 0, और ऊपर क्यू क्या हो जाएगा, 1। तो दिस इज अ सेट कंडीशन, दिस इज अ सेट कंडीशन क्लास, ठीक है? अब जब आप 1 1 देंगे क्लास, तो 1 1 पे दोनों को ऑपरेट करना पड़ेगा, जब दोनों को ऑपरेट करना पड़ेगा दोनों ही 0 हो जाएंगे, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्यू 0 हो और क्यू डैश भी 0 ही हो,
तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 1 वाली कंडीशन प्रोहिबिटेड स्टेट है। समझ आ गई जी क्लास इस बात की कि 1 वाली स्टेट क्या है जी, दैट इज अ प्रोहिबिटेड स्टेट। तो ये जो नॉर गेट से लैच बनती है एस आर लैच, और इस एस आर लैच का पूरा नाम है सेट रीसेट लैच। जी 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 बिल्कुल उसामा, ये है जी सेट और रीसेट लैच। अच्छा, सेट और रीसेट लैच का मतलब क्लास अब इसका ये है कि इसकी दो इनपुट होते हैं, एक आर और एक एस। तो आर का मतलब रीसेट, एस का मतलब सेट। तो पहली लैच पढ़ी आज हमने, पहली लैच नैंड गेट से भी पढ़ लिया और पहली लैच हमने नॉर गेट से भी पढ़ लिया। तो हमने नैंड गेट से लैच बनाई, तो नैंड गेट वाली लैच क्या करती है, 0 0 को प्रोहिबिटेड स्टेट कहती है और 1 1 पे मेमोरी, और नॉर गेट वाली उसके उल्ट कर देती है कि 1 1 जो है वो उसका प्रोहिबिटेड स्टेट है और 0 0 जो उसका है वो मेमोरी स्टेट है। जी क्लास ठीक है। नहीं जी, जब एस का सिग्नल हाई है, देखे ना, जब एस का सिग्नल हाई होगा तो सेट होगा, जब रीसेट का सिग्नल हाई होगा तो वो रीसेट होगा। तो वही हुआ है पहले भी। आपकी पहले इनपुट का पेयर देखें तो रीसेट 1 है और सेट 0 है, तो सिग्नल तो आपके पास आउटपुट क्या है, क्यू, रीसेट है। और आप अब देखें तीसरी इनपुट, तो आपके पास क्या है, रीसेट का सिग्नल 0 है और सेट का सिग्नल हाई है, तो वो सेट हो गया। चलें जी, अब हमारा नेक्स्ट वीक है और नेक्स्ट वीक में 2 क्लासेस हैं। इन 2 क्लासेस के अंदर हमने ये लैचेज, जो बाकी लैचेज है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, हमारे पास हुआ टाइम तो इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने फ्लिप फ्लॉप का जो कॉन्सेप्ट है सारा, वो हमने जो है ना वो क्लियर करना है, ठीक है। आप लोगों में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है क्लास, किसी भी किस्म का लेक्चर से रिलेटेड, उसको समझ नहीं आई, कहीं पे वो स्टक हुआ हुआ है, तो वो अभी भी पूछ सकता है क्लास, मैं उसको बताने को तैयार हूँ। उसामा, मैंने बताया ना कि 0 0 स्टेट, 1 1 स्टेट जो है वो प्रोहिबिटेड है, नॉर के अंदर 1 1 स्टेट प्रोहिबिटेड है। ये वाला जो वर्ड की फाइल है ना क्लास, ये मैं आज ही बल्कि अभी अपलोड करने लगा हूँ। आप लोग LMS से इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ें, स्टडी करें, ठीक है। जी पूछे पूछे उसामा। जी क्वेश्चन पूछे, अभी हैं हमारे पास 12 13 मिनट है। क्वेश्चन अगर है तो पूछें जी, वेलकम। ताबिश यार चैट में बताओ अगर क्वेश्चन है तो, मैं अगर माइक ओपन करवाना तो तब मैं माइक भी ओपन कर दूंगा, कोई इशू नहीं। नहीं उसामा, मक्स 4x1 है तो 4 इनपुट है, 2x1 है तो 2 इनपुट है, 8x1 है तो 8 इनपुट है, तो 16x1 की 16 इनपुट है। ये तो मक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा किस साइज का है। और अगर आपको ट्रूथ टेबल गिवन है, जिस ट्रूथ टेबल में 16 इनपुट है, तो आपको कहा जाता है कि इसके लिए मक्स लगाएं, तो आप 16x1 का लगा सकते हैं, एक एक सिंगल सिंगल इनपुट को डील करने के लिए। आप 8x1 का लगा सकते हैं, दो दो इनपुट का पेयर बनाने के लिए। आप 4x1 का लगा सकते हैं, चार चार इनपुट के पेयर बना के। आप 2x1 का भी लगा सकते हैं, 8 8 के पेयर बना के दो। जी ठीक हो गया, जिसने जाना है जी वो बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं अभी 2 3 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चन सुन रहा हूँ जी, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी है, किसी का क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, वो पूछ सकता है जी।
माजेब इंशाल्लाह मैं जो ये दूंगा प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट होगा सिनेरियो बेस्ड। कोई भी रियल टाइम की कोई एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन का बाय कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट यही DLD के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके होगा। सो डोंट वरी। नहीं जी उसामा, कोई जरूरी नहीं है 3 वेरिएबल का होना, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, जितने मर्जी हो जाए।